हर बड़ा आदमी पाकिस्तान में लैंड माफिया है। 30 साल से ये सिलसिला जो है मलिक रियाज साहब का चल रहा है। हर बड़े आदमी को मैं जानता हूँ, उसकी किरदार को जानता हूँ। और इस सिलसिले में बहुत सारे पर्दा नशीनों के नाम आते हैं, इनके गिरेबान पे हाथ डाल लिया। आप इनका गिरेबान कोई नहीं छोड़ता। जिसने दुकान लगाई हुई है बेचने की, उसको कोई नहीं पूछता। अरबपति बिजनेस टाइकून मलिक रियाज बहरिया टाउन के सरबराह, उनके नाम से कौन वाकिफ नहीं। इस वक्त वो दुबई में हैं और हुकूमत ये तैयारी कर रही है कि FIA के ज़रिए उनके रेड वारंट इशू करके उन्हें गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाए। दूसरी तरफ मलिक रियाज रियासत को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर मुझे छेड़ने की कोशिश की, ना तो मैं ब्लैकमेल होऊंगा, ना मैं गवाही दूंगा, बल्कि गुज़िश्ता 30-35 साल के बहुत से राज सबूतों के साथ मेरे पास महफूज हैं। तो आखिर मलिक रियाज के पास ऐसे कौन से राज हैं और मीडिया पर उनका नाम आते ही मीडिया को, सहाफ़ियों को, बड़े बड़े नामवर लोगों को सांप क्यों सूंघ जाता है। कहा जाता है कि मलिक रियाज सबको खरीद लेते हैं और उनकी बहती गंगा से जज, जर्नेल, जजेस, ब्यूरोक्रेट, सियासतदान सभी ने हाथ धोए हैं। मलिक रियाज पे माजी में भी बहुत सारे केसेस बने, कई स्कैंडल भी सामने आए, लेकिन वो हमेशा अनटचेबल रहे। कभी उनकी बाकायदा कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो क्या इस बार मलिक रियाज को गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा? आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पंजाब के एक गांव का गरीब लड़का जो अरबपति बना, कंस्ट्रक्शन और बिजनेस की दुनिया में, प्रॉपर्टी की दुनिया में टाइकून बना। बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज की असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। मलिक रियाज हुसैन की कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1993 में PTV से एक ड्रामा नशर किया गया था जिसका नाम था दूसरा आसमान। अगर आपने वो ड्रामा नहीं देखा तो वो आप ज़रूर देखिएगा, YouTube पे मौजूद है। उसे प्रोड्यूस आबिद अली साहब ने किया था और उसके राइटर थे मिर्ज़ा अतर बेग। वो एक ज़बरदस्त क्लासिकल ड्रामा है और उस ड्रामे का जो मरकज़ी किरदार है उसका नाम होता है हाशिम, जो शुरू में एक इंतहाई गरीब नौजवान होता है जो उसके दोस्त हैं वो उस पर तनकीद करते हैं और उसको फुकरा कहते हैं। शुरू में ही जो पहली किस्त है दूसरा आसमान की, उसमें बताया गया है कि उसका दोस्त जब उसको कहता है कि तुम्हारे पास है क्या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, तो वो कहता है कि मेरे पास जो कुछ है मैं वो लगाने के लिए तैयार हूँ। तो वो कहता है तुम्हारे पास तो है ही कुछ नहीं। तो वो बिजली के तार लेके उसको अपने मुंह में डाल लेता है और वो कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी कामयाबी के लिए। और दोस्तों, फिर दूसरा आसमान ड्रामे में आगे जाके ये बताया गया है कि किस तरह वो गरीब नौजवान हाशिम तरक्की करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, फिर वो कारोबार की फील्ड में आता है। वो यहाँ से दुबई चला जाता है, UAE चला जाता है और वहाँ वो हाशिम से सेठ हाशिम बन जाता है। बहुत दौलत उसके पास आ जाती है, आलीशान घर, अरबपति हो जाता है। लेकिन इस दौरान बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इस ड्रामे में दिखाई गई हैं। मिसाल के तौर पे जो भी उसकी तरक्की के रास्ते में आता है वो अपनी जान से जाता है। कई लोगों को जो मुखालिफ होते हैं उनको वो कल्लाश कर देता है, जो उसके बिज़नेस मुखालफीन होते हैं। उसका जो तरीका होता है कि वो रिस्क लेता है। जब भी उसको कोई चैलेंजिंग सूरत हाल दरपेश होती है तो वो अपना सब कुछ दांव पे लगा देता है। ड्रामे के आखिर में उसके साथ क्या होता है कि वो उस बुलंदी पे पहुंच जाता है, जहाज़ में सफ़र कर रहा होता है एक प्राइवेट जेट में, और उस बुलंदी पे पहुंच जाता है। एक लड़का उसके साथ बैठा होता है और वो लड़का उससे पूछता है कि आखिर आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी बुलंदी कैसे हासिल की। तो उस आखिरी सीन में सेठ हाशिम, जो हाशिम बाद में अरबपति सेठ हाशिम बना, उसका क्या अंजाम होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अब आते हैं बहरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज की असल कहानी की तरफ। अगर हम उनके इन्फ्लुएंस की बात करें तो बिजनेसमैन के अलावा आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाल ही में अभी जो 190 मिलियन पाउंड करप्शन का जो स्कैंडल सामने आया, उसमें उस वक्त की तहरीक इंसाफ की हुकूमत और उसके सरबराह इमरान खान और उनके फैमिली के लोगों पर ये इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने मलिक रियाज से फ़वाइद हासिल किए, किकबैक्स लिए
اور جو رپورٹڈلی جو چیزیں سامنے آئی ہیں کہ عمران خان کے دور میں جب ان کا نام ملک ریاض کا ECL میں تھا تو عمران خان کی حکومت نے 20 بار ان کو بیرون ملک جانے کی خصوصی اجازت دی. اسی طرح عمران خان کی جب حکومت جاری تھی تو جاتے جاتے بھی وہ ان کو کسی ایک پروجیکٹ تھا اس کی NOC سائن کر کے دے گئے. بظاہر آپ کو ان کے ایسے کلپ ملیں گے جس میں وہ ان کی شدید مخالفت کرتے آئے لیکن بعد میں وہ ملک ریاض کا دفاع کرتے بھی نظر آئے. تو آخر ملک ریاض کی شخصیت میں ایسا کیا جادو ہے کہ لوگوں کو وہ اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں؟ 2014 کا جب تحریک انصاف کا دھرنا ہوا تو اس وقت ایک شخص اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کے پاس پیغام لے کے گیا کہ آپ ریزائن کر دیں اور گھر چلے جائیں. اس شخص کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ملک ریاض تھے. ملک ریاض کے انفلوئنس کا آپ اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ ان کے خلاف سامنے آیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے پریس کانفرنس کی لیکن ان کی اپنی پریس کانفرنس میں چند مائک صرف ان کے سامنے تھے. ملک ریاض کا نام آتے ہی میڈیا کو بھی سانپ سونگھ جاتا ہے. یہ تمام خبریں بڑی بڑی خبریں سامنے آئیں کہ ان کے ریڈ وارنٹ کی تیاری ہو رہی ہے, ان کو یہاں گرفتار کر کے لانے کی تیاری کر رہی ہے حکومت, لیکن میڈیا میں آپ کو کہیں بھی اس کی کوئی باقاعدہ کوریج نظر نہیں آئی, نہ ٹی وی پروگرامز میں نہ ہی اخبارات میں یا دوسرے میڈیمز پر. یہاں اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ملک ریاض ایک ارب پتی آدمی ہیں. ان کے کئی رہائشی اور بزنس پروجیکٹس ہیں. بہت سارے ججز, جرنیل, وکیل, سیاستدانوں نے ان کے پروجیکٹس میں حصہ ڈالا ہوگا یا وہاں گھر وغیرہ لیے ہوں گے, کوئی پراپرٹی وغیرہ لی ہوگی. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی کا گھر بحریہ ٹاؤن میں ہے تو اس کو ملک ریاض نے نوازا ہے, بلکہ یہ پروجیکٹس ہیں لوگ جن کو اللہ نے نوازا ہے انہوں نے وہاں پہ جائیدادیں بھی اپنی بنائی ہوں گی, لیے ہوں گے گھر. جو ان کا ایک مخصوص انفلوئنس ہے اس کے لوگ بھی یقیناً مخصوص ہی ہیں. مثال کے طور پہ بھی حالیہ دنوں عمران خان, ان کی اہلیہ اور بشرا گوگی ان کا نام سامنے آیا. اس کے علاوہ ان کی دوستیاں بھی ہوں گی کئی دوسرے لوگوں سے, سیاستدانوں سے, ریٹائر جو سرکاری عہدیدار ہیں ان سے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر شخص ہی کرپٹ ہے. تو ہمیں جب کوئی بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے. بحریہ ٹاؤن کے سربراہ ملک ریاض حسین سیالکوٹ کے علاقے سمڑیال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. ان کا سن پیدائش سن 1954 بتایا جاتا ہے. ان کے بچپن میں ہی ان کے والد کی وفات ہو گئی. جب والد کی وفات ہوئی تو گھر اور خاندان کی کفالت کی ذمہ داری ان پہ آئی. اس دوران انہیں معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے محنت مزدوری بھی کی. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سڑکوں پر لک ڈالنے کا بھی کام کیا, رنگ وغیرہ کرنے کا بھی کام کیا. پھر وہ لاہور پہنچے اور لاہور میں وہاں اس وقت کے ایک امیر آدمی تھے ملک یونس, ان کے گھر پہ انہوں نے بطور ٹی بوائے بھی کام کیا. ملک یونس کے گھر پہ سیٹھ عابد اور سابق وزیر اعظم ملک معراج خالد جیسے بڑے بڑے لوگ آتے تھے. ملک ریاض حسین اپنے لڑک پن آپ کہہ لیں اس زمانے میں وہ ان بڑے بڑے لوگوں کو چائے اور پانی پیش کیا کرتے تھے, لیکن ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا, ہمت تھی. انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا. کنسٹرکشن کا کام ان کا خاندانی پیشہ تھا. اسی دوران ملک ریاض کی جو والدہ ہیں انہوں نے ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی جن کا نام تھا ملک عاشق اور وہ CDA کے ٹھیکیدار تھے. وقت گزرتا گیا. اس دوران ان کی شادی ہوئی لاہور میں ہی. کہا جاتا ہے کہ اس وائف کا ان کی انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوبارہ پھر شادی کی جو اس وقت ان کی اہلیہ ہیں. وقت گزرتا گیا, وہ راولپنڈی آ گئے ملک ریاض. اس دوران وہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکے لینے کی کوشش کرتے رہے. ملک ریاض کی ایک بہن کی شادی ایک آرمی کے میجر سے ہوئی اور وہ میجر صاحب جو تھے اس وقت کے جو جنرل تھے جنرل مرزا اسلم بیگ ان کے کورس میٹ تھے. تو اس طرح ان کے آگے کانٹیکٹس بننا شروع ہوئے. DHA میں بھی انہوں نے کام کرنا شروع کیا. یہ چھوٹے چھوٹے ٹھیکے لیتے گئے اور ان کے معاملات آگے بڑھتے گئے. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اس دوران بھی ان کے مالی حالات کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے. ایک وقت یہ بھی تھا, وہ خود اپنے انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ ان کی بیٹی بیمار ہو گئی تھی, اسے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا تو اس کے علاج کے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. بہرحال انہوں نے ایک ٹیکسی کی. ٹیکسی والے کو پھر راستے میں بتایا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں.
डॉक्टर को लेके गए, बच्ची को डॉक्टर को दिखाया, टैक्सी वाले से पैसे लेके उसको अदायगी की। टैक्सी वाले को उन्होंने ये यकीन दिलाया था कि आपके पैसे दिए जाएंगे। वापसी में वो इसी टैक्सी में घर आए, उनके पास एक पीतल का या तांबे का हमाम था, वो उन्होंने बेचा, टैक्सी वाले को अदायगी की। उसी दौरान वो खुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि हालात हमारे ऐसे थे कि घर में खाने के लिए आटा तक नहीं था। उनकी वाइफ को एक वक्त ऐसा भी आया कि अपना जहेज़ भी बेचना पड़ा, लेकिन मलिक रियाज ने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। सन 1996 में मलिक रियाज ने बहरिया टाउन का नाम हासिल किया, जिसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। उस वक्त के कायम मुकाम वज़ीर आज़म मलिक महराज खालिद ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए मलिक रियाज को बहरिया टाउन का नाम दिया था। बाद एडमिरल फसी बुखारी, नेवी के जो एडमिरल थे, उन्होंने बहरिया का नाम पे ऑब्जेक्शन किया और ये मामला कोर्ट लेकर गए, लेकिन मलिक रियाज ये केस भी जीत गए। बाद में ये DHA के सबसे बड़े पार्टनर भी बने। मलिक रियाज का रियल एस्टेट का कारोबार फैलता गया और उसी तरह सियासत में भी उनका असर रसूख बढ़ता गया। कहा जाता है कि नैब के 2 चेयरमैन ऐसे गुजरे हैं जिनकी तैनाती में भी मलिक रियाज ने किरदार अदा किया। अब रियासत पाकिस्तान ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया, नैब की प्रेस रिलीज़ में भी काफ़ी चीज़ें सामने आई कि उन पर ज़मीनों पर कब्ज़े और बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। जब माजी में इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे तो उनके बेटे के हवाले से और उनके साथ भी मलिक रियाज की एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी। इसके अलावा भी मुख्तलिफ अदवार में उनके ऊपर कई मुकदमात हुए, लेकिन देखने में यह आया कि वो हमेशा अनटचेबल रहे, कभी भी उनकी कोई बाकायदा गिरफ्तारी नहीं हुई। इस वक्त 190 मिलियन पाउंड का जो करप्शन स्कैंडल है, इसके हकाइक ऐसे हैं कि उनसे कोई इनकार नहीं कर सकता, वो बिल्कुल सामने मौजूद हैं। क्या इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको कहा गया है कि आप गवाही दें? बहुत सारे लोग और PTI का मीडिया सेल इस बात को उस तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि देखें, फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए। इमरान खान के तो तमाम केसेस वो मुकम्मल हो चुके हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में उनको सज़ा हो चुकी है। अब उनका केस किसी भी कोर्ट में जाएगा तो जो गवाहियाँ उसमें हो चुकी, जो एविडेंस हो चुकी, वो उसी के ऊपर बात होगी, कोई नई गवाही नहीं होनी। तो अब जो मलिक रियाज ये उन्होंने ट्वीट किया और वो कह रहे हैं कि जी धमकी दे रहे हैं कि मुझे कहा गवाही मैं नहीं दूंगा और मैं राज खोल दूंगा, तो आखिर वो किसके खिलाफ गवाही की बात कर रहे हैं? तो दर हकीकत ये मामला कुछ और है जो आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा। आज अगर आप गौर करें कि मलिक रियाज दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, अरबों रुपए उनके पास हैं, लेकिन आप पूरे हकायक का जब जायज़ा लेंगे, उनका एक ही बेटा है शायद, वो फिर उनकी घर की जो ख़वातीन हैं उनका भी नाम आ रहा है, उन पे भी FIR हैं। तो क्या बेसुकूनी की ज़िंदगी है। अगर वो एक कारोबारी शख्स ही रहते, यकीनन अल्लाह ने उनको सलाहियत दी है, वो उन्होंने गुर्बत से अमारत तक का सफ़र किया। कहा जाता है कि वो जो कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा करते हैं। मैं बिल्कुल ये उनको जज नहीं कर रहा हूँ कि उन पे जो इल्ज़ामात हैं वो सही हैं। अदालतें मौजूद हैं, जो इल्ज़ामात हैं वहाँ वो अदालतें उनका फ़ैसला करेंगी। जो रिपोर्टेड फैक्ट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे। आइए अब मैं आपको बताता हूँ जो दूसरा आसमान ड्रामा जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था, उसमें एक गरीब लड़का हाशिम सेठ हाशिम बना, बिलियनर बना, और वो दुबई में फिर उसने अपनी एक एम्पायर बनाई। तो आखिर में उसका अंजाम क्या हुआ? वो हवा में उड़ रहा होता है प्राइवेट जहाज़ में, उसके साथ एक लड़का बैठा होता है, वो उससे पूछता है आखिर आपने ऐसी बुलंदी कैसे हासिल की? तो उसका बताने का मकसद ये था, वो कहता है कि मैंने ज़िंदगी में जो भी हासिल किया उसमें मैंने जो कुछ मेरे पास था, जब कोई चैलेंज में मुझे पेश आया तो मैंने अपना सब कुछ दाव पे लगा दिया। और उसने उस बात को साबित करने के लिए आखिरी दाव लगाया और जहाज़ को वो बिल्कुल ऐसे टर्न करके नीचे बिल्कुल ले जाता है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो दोबारा जहाज़ को उठा नहीं सका और वो जहाज़ क्रैश कर जाता है। ये आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि इंसान जब ज़िंदगी में शुरू करता है तो उसके सामने 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छा एक बुरा।
कोई भी शख्स अगर किसी बुलंदी पे पहुंचता है तो ये याद रखिए कि वो सही रास्ते से पहुंचे या गलत रास्ते से पहुंचे, इसका मतलब साफ है कि उसका उतना रिस्क था, वो उसको मिलना था। अब जो उसने रास्ता इख्तियार किया, अगर वो दुरुस्त था तो वो अपनी आखिरी ज़िंदगी बहुत सुकून में गुजारेगा। अगर उसने वो एक गलत रास्ता इख्तियार करके उस मुकाम तक पहुंचा तो ये उसकी अपनी गलती है। वो रिस्क तो उसको मिलना ही मिलना था, वो उरूज जो उसको मिला वो मिलना ही मिलना था। अगर वो उसके लिए साबित कदम रहता और जायज़ रास्ता इख्तियार करता तो तब भी उसको वो तमाम नेमतें अल्लाह की मिलती। मलिक रियाज अपने असर व रसूख या पैसे की वजह से हमेशा किसी भी बड़ी गिरफ्तारी या एहतसाब से बचते चले आए। आपको क्या लगता है, क्या इस बार उनको दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया जाएगा? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।